भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस की अगुवाई में 19 दलों ने इसका विरोध किया है। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां जजों ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि ये याचिका क्यों दाखिल हुई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है। अब इस पूरे मुद्दे के बारे में जानते हैं, क्या है पूरा विवाद। 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाने के सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे जजों ने खारिज कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद यात्रा के 5वें पड़ाव में महेंद्रगढ़ जिले को पूरा किया और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया और करोड़ों रुपए की सौगात महेंद्रगढ़ जिले को दी। जनता की समस्याओं को दूर करना और उनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनके बीच रहकर उन समस्याओं को महसूस किया जाए और दूर किया जाए। इसी कड़ी में खुद प्रदेश के मुखिया जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत महेंद्रगढ़ में हैं। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हजारों लोगों की समस्याओं को सुना और करोड़ों की सौगात भी दी। तो आखिरी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल नांगल सिरोही से कार्यक्रम की शुरुआत करते नजर आए। हर रोज की तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनको गिफ्ट भी दिए और दिव्यांगजनों को भी उपकरण वितरित किए गए। इसके बाद लोगों की समस्याओं को सुना और उनको संबोधित भी किया। दूसरा शिकायत देखिए। शिवम, क्या नाम बेटे? शिवम, आज सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम किया था? मुंह धोया था। उसके बाद आराम से बैठ गए, माता पिता के चरण को हाथ नहीं लगाया, उनके चरण नहीं छुए। आपका जन्मदिन था बेटे, है ना? माता पिता के चरण को वैसे तो रोजाना ही चरण छोड़ने चाहिए, लेकिन जन्मदिन के दिन तो खास तौर पर। ठीक है, चलो ये तुम्हारे लिए चॉकलेट और ये तुम्हारा कार्ड। इनको किताब भी दो, पढ़ा है, पढ़ लिख करके ये पंचतंत्र की कहानियां। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th। शाबाश, पढ़ना बहुत अच्छी कहानियां होती है। चलो रविंदर को भी चॉकलेट और फिर एक कार्ड और साथ में एक पुस्तक। कौन सी क्लास है तुम्हारी? 8वीं। वो 7वीं का था, उसको पंचतंत्र की कहानियां। तुम्हें महापुरुषों का बचपन। ठीक है, पढ़ाई पढ़ोगे ना इसको? शाबाश, चलो शाबाश। और आपका आज जन्मदिन है पूजा। शाबाश, आपके लिए तो किताब और चॉकलेट क्यों देंगे, आपको एक स्टॉल भेंट करेंगे, आपको इसकी काम आएगी, आपको एक कार्ड भी, और आपका ये पत्र ले लिया जो मांगे लिखते मत चलेगा। चलिए, धन्यवाद। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भालकी गांव में जलघर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव नांगल सिरोही की सीएससी का नया भवन बनाने की मंजूरी दी। साथ ही गांव बुचौली में महिला सरपंच ने सड़क मार्ग को चौड़ा करने की मांग उठाई थी, तो मुख्यमंत्री ने तुरंत ही सड़क मार्ग को 18 फीट करवाने की घोषणा कर दी। गाँव पवानिया सतनाली में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई बड़ी घोषणाएं की। लोगों की समस्याएं सुनने व समझने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के बीच में गए और उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। अब आने वाले समय में सांसद व विधायक भी जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याएं को सुनकर समाधान करेंगे। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से पहुंचे सोनीपत और मौजूदा सरकार जमकर बरसे। ठीक है, चाबी वॉचमैन के पास है, सारा सोनीपत सामान स्टोर पहुंचे में नेता रखवा दो। प्रतिपक्ष ठीक है सर, भूपेंद्र चलो हुड्डा फिर हरियाणा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कुशासन से हर वर्ग दुखी है और 2024 में जनता बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को कई सौगातें दी, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर कहा कि उन्हें 9 साल पहले जनता से जनसंवाद करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आज अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में प्रदेश नंबर 1 है। इस दौरान हुड्डा पहलवानों के धरने पर भी प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों की मांग जायज है और सरकार को तुरंत पहलवानों का संज्ञान लेना चाहिए। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। आज जनसंवाद की याद आई है और वो स्वयं संवाद कर रहे हैं। पर्ची धागे चिट काट के जब बताते हैं, खुला संवाद होना चाहिए। और शुरू से मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है निरंतर जनसंवाद करते रहना चाहिए। है अब आप सब रोज तो केस बन रहे हैं इनके ऊपर, घोटालों की सरकार है, लेकिन आप जो विकास की बात है, आप सोनीपत में रहते हो ना, सोनीपत में रहते हो, ये पिछले 10 साल में कोई एक काम बताओ उन्होंने किया हो, एक बता दो तुम्हारी, तुम तो भाई सार्वजनिक मंचों से भाई 2 चीज होती है, एक पक्ष एक विपक्ष और तीसरा होता है निष्पक्ष। तुम निष्पक्ष हो, तुम बताओ भाई, मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए। तुम बताओ कोई विकास दिखाई दे रहा तो बताओ। पर एक था पूरे देश में रोजगार देने में, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज अपराध में नंबर 1 दशा जा रहे हैं, और आज कर्जा में 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया प्रदेश में। विफल सरकार है। मैं तो उनके समर्थन में हूँ, उनको न्याय मिलना चाहिए। शुरू में गया था, आज भी वही हूँ, और मैंने तो सारी पार्टियों से मैं अपील की है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन करना चाहिए। और मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मौजूदा हरियाणा सरकार ये मूक दर्शक बनी हुई है, नहीं तो उसको भी अपना स्टैंड लेना चाहिए। देखो, सरकार के मुख्य कार्य स्वास्थ्य शिक्षा होता है। शिक्षा का 4000 तो स्कूल बंद कर दिए हैं सरकार ने, और तो ऐसी परिस्थिति हो गई, अगर स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, और दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समय पर विकास कार्यों की भी सराहना करते हुए नजर आए। यमुनानगर के सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग 119 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन यहां पर 193 डॉक्टर्स की पोस्टिंग होने के बावजूद सिर्फ 97 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं और 96 डॉक्टर्स के पद खाली हैं। यमुनानगर का सिविल अस्पताल बीते कई महीनों से सुर्खियों में है। यहाँ 119 करोड़ की लागत से बनी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था। यहाँ के हर बीमारी के इलाज की लगभग हर मशीनें मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी के चलते मरीजों का इलाज हो नहीं पा रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों के आधे पद खाली हैं। जिले के 193 सीनियर डॉक्टर्स में केवल 97 डॉक्टर ही सेवा देने के लिए उपलब्ध हैं। बाकी 96 पोस्ट लंबे समय से खाली पड़ी है। दूसरी तरफ पैरामेडिकल और बाकी पद भी खाली हैं। भाई हम सवेर कह रहे भी हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बना था, आज से 25 साल पहले बना हुआ है, वो इन्होंने मान नहीं रहे, उसको वैल्यू नहीं कर रहे। और हम तो जन्म से ही हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ठीक थोड़ी हो गया, हम तो बढ़ ही गए। देखिए, हमारे ज़िले में डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई पोजीशन ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। हमारे पास सभी कैटेगरी में काफ़ी पोस्टें खाली हैं, और जहाँ डॉक्टर्स की बात की जाए, जो मेडिकल अफसर्स हैं हमारे पूरे ज़िले में, हमारे पास 191 पोस्ट सेंक्शन है, इनमें सिर्फ 97 ही फिल्ड हैं और 96 पोस्टें खाली हैं। इसी तरह हमारे पास जो रेडियोग्राफर की 14 पोस्टें हैं पूरे ज़िले में, सिर्फ हमारे पास एक ही रेडियोग्राफर पोस्ट है। इसी तरह से ML, MPSW, मेल, फीमेल और LTs, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सेज भी हमारे पास पूरे नहीं हैं। तो इसके बारे में हम निरंतर मुख्यालय को डिमांड भेजते रहते हैं। हमारे पास सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में ही MD मेडिसिन और MD सेक्रेटरी मतलब पूरे ज़िले में कहीं नहीं है, तो उसकी भी डिमांड हमने भेजी हुई है। लेकिन फिर भी हम हमारे जो चिकित्सक हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो पूरी कोशिश करता है कि लोगों को असुविधा ना हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर की सर्विसेज हों, पोस्टमार्टम सर्विसेज हों, VIP ड्यूटीज़ हों। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उच्च अधिकारियों को लगातार सूचित किया जा रहा है और यहां पर डॉक्टर्स भी लगातार आ रहे हैं।
फिलहाल देखना है होगा कि मरीजों को आ रही परेशानियों से आखिर कब तक निजात मिल पाएगी और कब तक यमुनानगर के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पूरी हो पाएगी। गुरुग्राम में कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतर आया है। आज भी नगर पालिका संघ के तमाम कर्मचारी सड़कों पर बैनर लेकर नारे लगा रहे थे और उनकी मांगे चली आ रही हैं पिछली काफी समय से। तो उनकी मांगों की बात करें तो सबसे पहली मांग ये है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समय पर उनकी तनख्वाह दी जाए और साथ ही साथ नए कर्मचारियों की गुरुग्राम में भर्ती की जाए। गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतर आए हैं। प्रशासन से नाखुश हजारों सफाई कर्मचारियों ने गुरुग्राम की मुख्य सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। कर्मचारियों का कहना है कि वो कई बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, तनख्वाह समय पर देने और वर्क आउटसोर्स को खत्म करके डीसी रेट पर नए कर्मचारियों की भर्ती की जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल को 29 मई से अनिश्चितकाल करने का फैसला किया है। हमने पैदल मार्च हमने कल भी निकाला था और आज भी निकाला। हम सदर बाजार, डाकाना चौक, अग्रवाल धर्मशाला से होते हुए हमने पैदल मार्च निकाला है। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि नगर निगम नगर पालिका परिषदों में रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां हो रही है, लेकिन गुड़गांव नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के चलते यहाँ एक भी पद खाली नहीं दिखाया गया है। यहाँ का प्रशासन ठेकेदारी को बढ़ावा देने के लिए अब वर्क आउटसोर्स का ठेका कर दिया है, उसके विरोध में और कच्चे कर्मचारी पक्के करवाने के लिए नए पद क्षेत्रफल आबादी के हिसाब से यहाँ 6,500 सफाई कर्मचारियों को नए पद और 600 सीवर कर्मचारियों के नए पद सृजित कराकर पक्की भर्ती और ठेका पट्टा बिल्कुल जड़ से समाप्त करवाने के लिए हम लगातार 90 दिन से आंदोलन चला रहे हैं। के माध्यम से बता देना चाहता हूं, शहर के मुख्य मार्गों पर आज हमने प्रदर्शन किया है और नगर निगम प्रशासन की जो कुंभकर्ण नींदों में सोया है उसको जगाने का कार्य किया है। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ निगम प्रशासन की है। हमने 8 मई 2023 को अपना हड़ताल का नोटिस हरियाणा निगम प्रशासन को सौंपा था और उनको स्पष्ट बताया था कि आने वाली 23 मई से हमें मजबूर होकर के हड़ताल करनी पड़ेगी। काफ़ी समय के अंतराल में 8 मई से लेकर के 23 मई तक निगम प्रशासन ने जो है कि कुंभकर्ण नींदों में सोया हुआ था, उसने किसी तरीके का रुख हमारी तरफ नहीं किया। कर्मचारी और प्रशासन के बीच की तनातनी अब गुरुग्राम वासियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारी संघ के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद गुरुग्राम शहर की कहीं ना कहीं जो सूरत है उस पर कूड़े का दाग लगता नजर आ रहा है। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक बाइक सवार ने ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना जींद रोड पर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पीजीआई रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों के बयान पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये हमारे पास फोन हुआ, हम ये ITI में जाते थे दोनों की, वहाँ पता चला कि इनका एक्सीडेंट हो गया। मुंटी और ये हितेश, ये दो हितेश का भाई है, मुंटी के छोटा, ये दोनों जा रहे थे। एक इसके चाचा का लड़का है, चाचा लड़का वैसे चाचा लड़का है, ये दोनों इकट्ठे जा रहे थे। आज का पता नहीं, कोई गंडे उसकी ट्रेली थी, लकड़ी उसके साथ एक्सीडेंट। तो इसमें कौन एक्सपायर हो गया? इसमें ये अभी पोस्टमार्टम कराने हैं, करा रहे हैं। उसके बाद भी देखो मौके पर जाकर वहाँ से ट्रैक्टर को जिम लेना है। क्या सूचना मिली थी, क्या करा रही थी? ये दो डेड हो गया, एक मोन्टी लड़का रपड़ेगा और एक लड़का और था, उसके साथ ITI में जा रहे थे। मेरे गाँव से चले थे, घर से आए थे। बाइक पे थे? बाइक पे थे दोनों। ट्रैक्टर जा रहा था, उससे पीछे से टकरा दी, आगे से ट्रैक्टर चल रहा था। तो क्या लगते हैं दोनों? ये चाचा भतीजा बता रहे हैं घर वाले। तो हादसे में दम तोड़ने वाला युवक मोंटी गांव रबड़ा का रहने वाला था और गांव बुटाना में ITI का छात्र था। पुलिस ने इस मामले में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया और जांच शुरू कर दी। इस समय हम दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो ये चालू कर दिया गया है और ये सीधा दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस
वे पर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लोग यहाँ पर जाएंगे और सीधा सुहाना अपना सफ़र करेंगे, ताकि पहले लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती थी, इस सफ़र करने में काफ़ी लंबा जाम लगता था। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। बातचीत भी करेंगे, लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कितना फ़ायदा मिला है दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे बनने पर? सारा ही फ़ायदा हुआ है। जब हम बात करें सोहना या अलवर या जयपुर की या बॉम्बे बड़ौदा तक की, काफ़ी किलोमीटरों का फ़र्क पड़ा है, काफ़ी घंटों का किलोमीटर फ़र्क पड़ा है और लोगों को रोज़गार जो मिल रहा है उसका फ़र्क पड़ा है। अगर बात करते हैं कि जैसे कि सोहना जाने में कितना टाइम पहले लगता था और अब इस पुल पे जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? जैसा कि मैं बताऊं, मेरा गांव बिल्कुल इस रोड से लगते हुए नंगला जोगियान, और जब हम जाते थे तो धौज फतेहपुर धक्का खाते हुए ब्रेक कर टूटी हुई सड़कों से जब हमें कम से कम 3 घंटे लग जाते थे, कि अब सिर्फ आधा पौन घंटा में हम सोहना पहुंच जाते हैं। सोहना कितने किलोमीटर होगा? अभी फिलहाल जो सोहना किलोमीटर मेरे यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है। 25 किलोमीटर जी। जब हम घूम के जाते थे जब कम से कम 45-50 के किलोमीटर आधा आपका गाँव यहाँ से मेरा गाँव 2 किलोमीटर आगे है। पहले कितना समय लगता था आपके गाँव? अगर बॉम्बे एक्सप्रेस की बात करें, मेरा तो रोड मेन रोड से बड़े नज़दीक है। अब इस रोड से जो कनेक्टिविटी हुई है सोहना गुड़गांव या जयपुर, तो इससे बहुत समय की बचत हुई है और बहुत किलोमीटर का फर्क पड़ा है। तो काफ़ी फायदेमंद है ये एक्सप्रेस। फिलहाल के समय में तो फायदेमंद है। जो सरकार की योजना है इसके साथ में सर्विस रोड निकालने की, उससे और ज़्यादा गाँव वालों को फायदा मिलेगा। उनकी मार्केट ढाबा इस तरीके से सुविधा मिल सकेगी। तो अब आप कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी क्लिनिक जा रहा हूँ, और मेरे अगर मुझे पहले जाना होता तो पहले वहाँ जाता बाटा से बीपीटी पुल। अब मैं जो जा रहा हूँ सीधा सीकरी कैली बाईपास से होते हुए सीधा मुझे सेक्टर 85 जा रहा हूँ। कितना समय बच रहा है? मेरा कम से कम 15 मिनट का समय बचता है। 15 मिनट का समय आपका बच गया? बिल्कुल, हाईवे से। इस हाईवे पर तो काफ़ी ठीक बनाया गया सरकार ने। काफ़ी ठीक बनाया गया है, सरकार की अच्छी देन है ये लोगों के लिए। कितने गाँवों को जोड़ते हैं यहाँ से जाते हैं तो लोग? अगर हम दिल्ली से बात करें और फरीदाबाद के गाँवों की बात करें, कम से कम 15-20 गाँवों को ये रोड जोड़ता है। बिल्कुल। अगर बात करें कि दिल्ली से अगर बात करें तो 15-20 गांवों के लिए ये हाईवे उन गांवों के कनेक्टिविटी को जोड़ता है। और जो पहले समय लगता था 2 घंटे का, अब आधे घंटा इसमें समय लगेगा। काफ़ी समय की बचत यहाँ से इस हाईवे पे चलने से हुई है। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज़, फरीदाबाद। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने के बाद प्रदेश में जगह जगह पर कल देर शाम जगह जगहों पर तेज़ बारिश भी हुई, जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से भी राहत मिली। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? दीपचंद है जी। दीपचंद जी, कल बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है, कितनी गर्मी से राहत मिली है? राहत खूब मिली है यार, टाइम पर बढ़िया राहत। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या मानते हैं फसल में कि क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा इस बारिश का? हाँ, फायदा तो है, पौधन में फायदा, धान की है, वह सब फसल में फायदा होगा जी। कितना कुछ फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा? हाँ, कम 10-20% लगा ही ले। 10 से 20% लगा लेते हैं। फसल से भी इसमें काफ़ी फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। आपका नाम क्या है जी? रोहतास जी, लगातार अब पिछले 2 दिन से बारिश पड़ी है, क्या मानते हैं कितना कुछ अच्छा रहेगा फसल के लिए? अच्छा ही रहेगा जी। अच्छा रहेगा। किन किन फसलों के बारे में अच्छा रहेगा? मूंग के बारे में और ये जो अडर फडर है इसके बारे में, इसके बारे में। नुकसानदायक भी रहेगा किसी फसल के लिए? यार टाइम तो कोई नुकसान नहीं। राहत की बात करी जाए, कितनी राहत मिली है गर्मी से? गर्मी से तो राहत मिली है जी, राहत मिली है। जैसा कि आपने सुना कि लोगों के चेहरों पर कहीं ना कहीं एक खुशी नज़र आ रही है, क्योंकि तमाम भीषण गर्मी पड़ने के बाद जो बारिश है उसने लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत दिलाने का काम किया है। तो गाँव से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजत सिसोदिया। फरीदाबाद का पिरथला विधानसभा क्षेत्र इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तमाम सड़कें टूटी हुई हैं और टूटी सड़कों के कारण लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा नजारा पिरथला विधानसभा क्षेत्र की टूटी सड़कों का है, जिसकी वजह से इलाके के आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यहाँ से गुजरने वाले लोग कई बार घायल भी हो जाते हैं। दरअसल सड़कों के टूटने से सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में मानसून के दौर में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे लोगों को गड्ढों का अंदाजा भी नहीं होता है और हादसे हो जाते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पिरथला विधानसभा क्षेत्र के सभी मुख्य रास्ते टूटे और जर्जर पड़े हुए हैं। ऐसे में इलाके के लोगों को यहाँ से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
कई साल हो गए, तो कम से कम 10-12 साल हो गए इसको अभी। क्यों नहीं बना? कारण क्या रहा है ये रोड जो नहीं बना? कहते हैं पास होगा, फिर उसके बाद कहते हैं पास नहीं हुआ। हर साल ऐसे होता है जी। आप करें मार्च 5 महीने बोलते हैं, 5 महीने से चालू हो जाएगा सब बनना, अभी फिर नहीं बनाए। परेशानी कितनी होती है इस पे बाइक का पैर चलना भारी पड़ जाता है बारिश में। बरसात के समय में कितनी परेशानी होती कोई है? नहीं सवारी चलती, टेम्पो तो यहाँ इधर आते नहीं है कोई सवारी लेके। हाँ जी, ऑटो की दिक्कत होती है जी। क्यों? रोड के वजह से। रोड की वजह से। कितने किलोमीटर चल के आए हो आप? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हो? क्या डेली इस तरीके से आते हो? जी डेली। अगर रोड बन जाए तो क्या फायदा मिलेगा इससे? जी फायदा तो सबके लिए, सबको फायदा मिलेगा, पैदल वाले हों चाहे गाड़ी वाले हों, सबके लिए। इन सड़कों की वजह से कई बार हादसे भी होते हैं। ग्रामीणों ने सड़क को ठीक करवाने के लिए प्रशासन से भी बात की है, लेकिन उनका कहना है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत परेशानी होती है, यहाँ तो पैदल चलना ही भारी है, समझे। कोई सुनवाई नहीं होती है, ना आज तक कोई विधायक आया है या ना कोई भी नहीं आया आज तक यहाँ। कितने साल से रोड टूटा हुआ है? कम 10 साल से टूटा हुआ है जी। 10 साल से? हाँ। तो बरसात के समय में कितनी परेशानी होती है? गड्ढा भर जाता है, पैदल चलना भारी हो जाता है। लगभग कितना लंबा ये रोड है अगर अंदाजे की बात की जाए तो? ये कम से कम 3 किलोमीटर रोड है। 3 किलोमीटर का रोड है। क्या पूरे रोड के इसी तरीके के हालात है? हाल लोगों को सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि लोगों को इन टूटी हुई सड़कों से कब तक निजात मिल पाती है।